ऐसी बेटी किसी को न मिले। क्या बात है माँ, आज तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही हो। और ये कान के तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कब लिए? मुझे तो दिखाई नहीं। सारिका बोली अपनी माँ से। चल पागल, कुछ भी कहती रहती है। कहाँ कुछ अलग लग रही हूँ, बस कान के दूसरे पहन लिए हैं। पिछले हफ्ते जन्मदिन था तो मनीषा ने ये झुमकी दी और तेरे पापा ने बनारसी साड़ी। और कहाँ कुछ। और पता नहीं उसने ये सब कब खरीदा और इतनी सारी तैयारी कैसे और कब की। चल छोड़, तू सुना, आशा जी बोली। सारिका बोली, मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं दिया भाभी ने। सही है भैया, सास ससुर को काबू में जो रखना है, दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। वो झुमकी को देखे जा रही थी, फिर गुस्से में बोली, भाड़ में जाए ये सब, मुझे क्या करना उससे। माँ, पर मुझे तुम्हारी झुमकी बहुत पसंद आई। अरे तो उसमें क्या है, तुम पहन लो। बेटा, बच्चे से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। ये ले, पहन ले। आशा जी ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि मनीषा को जब ये पता चलेगा तो कैसा महसूस होगा। उन्होंने तुरंत ही सारिका को झुमकी निकाल कर दे दी और उसने तुरंत पहन भी ली। मुंह बनाते हुए बोली, अब तो इतनी जिद कर ही रही है तो ले लेती हूँ, पर बस पापा कुछ ना बोले तो सही, वरना पता चला कि मैंने तुझसे झुमकी ले ली तो सुनाए बिना पापा वो कहाँ चुप रहेंगे। आशा जी बोली, चल पगली, पापा कुछ बोलेंगे? जितना सबका हक है उतना तुम्हारा भी। और तुमने पहना क्या और मैंने पहना क्या, बात तो एक ही है ना। ये सुनकर वो माँ के गले लग गई। मनीषा ने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी सास को जन्मदिन पर ये झुमकी खरीदी थी। आशा जी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि ये मनीषा ने मुझे बड़े प्यार से दिए हैं और तुझे चाहिए तो मैं ऐसे ही तेरे लिए बनवा दूंगी। पर बेटी के आगे आशा जी ने बहू की भावनाओं की कभी भी कदर नहीं की। सारिका ने झुमकी पहनी और शीशे में देखते हुए बोली, देखना माँ, कैसी लग रही हूँ मैं। आशा जी बोली, अच्छी तो लग रही है। अच्छा माँ, एक बात कहनी थी तुमसे, तुम्हें याद है या नहीं पता नहीं। आशा जी बोली, अब क्या भूल गई मैं। माँ, तुमने अपनी जमाई को एक सोने की चेन देने का वादा किया था, आया याद? आशा जी बोली, बेटा याद है सब, पर फिलहाल थोड़ी तंगी चल रही है। पापा की पेंशन भी कौन सी इतनी ज़्यादा है, समीर और मनीषा ही घर का खर्च देखते हैं। सारिका बोली, वो सब मुझे नहीं पता और इस मामले में मुझे मत घसीटो, तुम जानो और तुम्हारा जमाई। और वो वहाँ से चली गई। मात्र दिलीप जी ने ये बातें सुन ली। वे कमरे में आए और आशा जी से बोले, तुम्हें एक बार भी कुछ नहीं लगा झुमकी देते हुए? एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा? आशा जी बोली, अरे बेटी है वो अपनी, और उसे पसंद आई तो मैंने दे दी। उसे कौन सी चीज़ पसंद नहीं आती, ये बताना ज़रा। पिछली बार भी आई थी तो मनीषा को बिना पूछे उसके कंगन ले गई थी, फिर भी वो बेचारी कुछ नहीं बोली। सारिका को थोड़ी भी शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। कोई कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे जैसा लगेगा वो वैसा ही बर्ताव करेगी। दिलीप जी को इतने गुस्से में देखकर आशा जी कहने लगी कि झुमकी ही तो दी थी, कौन सी तुम्हारी संपत्ति उसके नाम कर दी, और हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? हमारा ही तो सहारा है ना उसे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। और क्या कमी है उसे? अपने बेटे बहू से ज्यादा ही कमाते हैं वो दोनों, पर आज तक कभी 1 रुपए का कुछ लेकर नहीं आई होगी। अपनी तो छोड़ो, वो कभी अपने भतीजे के लिए एक खिलौना नहीं लाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? वो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। बेटी हुई तो क्या हुआ, जो है सो है। एक दिन ऐसा आएगा
कि तुम्हें खुद पश्चाताप होगा, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगी। तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। आखिर क्यों उससे इतनी नफरत करते हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? कैसे बाप हो तुम? आशा जी रोती हुई बोली, मैं अपनी जगह सही हूँ, बस तुम बेटी के मुंह में अंधी हो गई हो। बहू बेचारी नौकरी करके घर का सारा काम करती है, अकेली लगी रहती है, और तुम आराम फरमाती हो, पर कभी उसका काम में हाथ नहीं बटाती। उसका कोई काम पसंद नहीं आता। और दूसरी ओर सारिका, जो यहाँ आने पर हाथ पैर हिलाना ही भूल जाती है। तुम दोनों मनीषा को इंसान ही नहीं समझते। तुम्हें तो बस वो एक मशीन लगती है और कुछ नहीं। और तो और तुम्हें उसकी सहेलियां जो ऑफिस में उसके साथ काम करती हैं, तुम उनके साथ भी कहाँ ठीक से बात करती हो? बात करना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। दिलीप जी बोले, अरे तो क्या हुआ? कमाती है तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। ये घर भी तो उसका है, फिर संभालेगा कौन? कोई बाहर वाला? बस करो अब अपनी बहू का पक्ष लेना। और आशा जी गुस्से में तमतमाते हुए हॉल में आकर बैठ गई। दूसरे दिन सुबह मनीषा ने सभी के लिए नाश्ता बनाया। 8 बज गए थे। अपने और ससुर जी के लिए चाय बनाई और सास के लिए दूध ले आई। 2 कप चाय देखकर आशा जी ने पूछा, 2 ही कप क्यों? मनीषा ने कहा, माँ जी, चाय मेरे और पापा जी के लिए है, आपके लिए मैं दूध लेकर आई हूँ। और डॉक्टर ने हेल्थ पाउडर दी है, वो भी तो दूध के साथ लेनी है। चाय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ये कहते हुए उसने दूध को आशा के सामने रख दिया। आशा जी गुस्से में उठी और दूध का ग्लास पटकते हुए बोली, तू मुझे मत सिखा मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। चाय मांगी है तो चाय बना के ला। अच्छा बनने का नाटक तो कोई तुझसे सीखे। और वो गुस्से में वहां से चली गई। इस घर के लिए जितना हो सकता है उतना मनीषा करने की कोशिश करती है, पर आशा जी को उसका एक काम पसंद नहीं आता। हर वक्त बस खामियां ही निकालती रहती है। आस पड़ोस वाले हो या फिर रिश्तेदार, उनसे यही कहती कि अब तो हमारा जमाना गया, अब तो बहू का राज है, मुंह पे ताला लगाकर रहना पड़ेगा, वरना क्या पता बेटे बहू कब वृद्धाश्रम भेज दें। मनीषा इन बातों को सुनती पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसे हो रही तकलीफ को जाहिर कर ही देते। जब से मनीषा इस घर में ब्याह के आई, उसने हमेशा आशा को अपनी माँ ही माना, पर आशा जी ने हमेशा दूसरे की बेटी ऐसा ही समझा। मनीषा कुछ भी करती आशा जी को तो वो उन्हें नाटक लगता, और बेटी बस इतना भी फोन पे पूछ लेती कि माँ तुम ठीक हो ना, तो फूली न समाती। उस दिन भी समीर काम से शहर बाहर गया हुआ था। मनीषा भी अपने बुआ के बेटे की शादी में गई थी, पर उसे हमेशा यही चिंता लगती कि मम्मी पापा घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ, कहीं उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। इसी कारण उसने सारिका को दोनों का ध्यान रखने के लिए और दिन में एक बार घर पर जाने के लिए कहा था। और सारिका गुस्से में उससे ये बोली कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरे माँ बाप का कैसे ध्यान रखना है। बहू न होने पर आशा जी सारिका को फोन करती और आने के लिए कहती, पर सारिका हमेशा ये कहकर टाल देती कि अभी थोड़ी बिजी हूँ, जैसे ही समय मिलेगा घर आ जाऊंगी, पर कभी आई नहीं। उस दिन भी यही हुआ। अचानक रात में दिलीप जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेटे को फोन लगाया तो फोन बंद था। अपनी बेटी सारिका को फोन लगाया, घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। अपने जमाई को भी फोन लगाया पर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। शायद सो गए होंगे, इसीलिए घंटी सुनाई नहीं दी होगी। आखिर में कुछ रास्ता दिखाई न पड़ने पर उन्होंने मनीषा को फोन लगाया। इतनी रात में सास का फोन देखकर वो थोड़ी घबरा गई और आशा जी की कुछ बोलने से पहले ही वो पूछ बैठी, मम्मी क्या बात है?
पापा ठीक है ना? आशा जी की आवाज़ सुनकर वो समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उसने फिर कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। उसने तुरंत अपनी सहेली रिया को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई और कहा कि अभी के अभी दिलीप जी को अस्पताल ले जाए, ऐसी विनती की। जिस रिया से आशा जी बात करना तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसकी वजह से दिलीप जी की जान बच गई। डॉक्टर कहने लगे कि उन्हें अटैक आया था और अगर थोड़ी भी देर हो गई होती तो शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक बेटे बहू भी अस्पताल आ चुके थे। बेटे बहू को देखकर आशा जी बड़ी जोर जोर से रोने लग गई और मनीषा को गले लगाकर बोली, आज अगर तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, और रिया ने आज जो इतनी मदद की उसका एहसान शायद ही मैं चुका पाऊं। मनीषा के आंसू नहीं रुक रहे थे। पापा को अगर कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। बस यही वो सोचे जा रही थी। आशा जी को गले लगाते हुए बोली, माँ जी अब आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। उसने रिया को उसकी मदद करने के लिए और पापा की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। उतने में सारिका अपने बेटे और पति के साथ आती है। भाभी को अपनी माँ के गले लगते देख वो भी रोने का नाटक करती है और कहती है, माँ ये सब क्या हो गया? आज अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाती। सुबह उठी तब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी और फिर ये सब पता चला और मैं सीधे ही यहाँ दौड़ी चली आई, वरना यहाँ मुझे किसी ने कुछ भी बताया नहीं। मनीषा की तरफ गुस्से में तिरछी नजर करते बोली और अपनी माँ की बगल जाके बैठ गई। उतने में उसका 6 साल का लड़का कहता है कि मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो? अम्मा जब तुम्हारा फोन आ रहा था उस वक्त हम सभी हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे और फोन देखकर मम्मी बोली कि पता नहीं ये माँ को क्या हो गया है, फोन पर फोन किए जा रही है, नाक में दम कर दिया है फोन करते करते, ऐसी भी क्या आफत आ गई है। पापा ने भी कहा कि एक बार फोन उठाकर बोलो तो सही, क्या पता कुछ जरूरी हो, पर उन्होंने न खुद फोन उठाया न हमें उठाने दिया। ये सब सुनकर सब बड़ी हैरान भी हुए और गुस्सा भी। सारिका को बड़ा अजीब महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने बेटे को पास बुलाया और उसका हाथ दबाते हुए बोली, बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते, और तुमने नंबर ठीक से देखा नहीं, वो माँ का फोन नहीं था, किसी और का था, इसीलिए मैंने वैसे कहा। माँ बच्चा है, ये कुछ भी कहता रहता है। पर आशा जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोली, इसका मतलब तुम तब सोई नहीं थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे पास था। एक बार तो सोचती कि माँ ने अगर इतनी रात में फोन किया है मतलब कोई जरूरी बात ही होगी। मेरी ममता का, मेरे विश्वास का अच्छा फायदा उठाया तुमने। आज अगर मनीषा नहीं होती तो मैं कहीं की भी ना रहती। जिसे मैं झूठी मक्कार समझती, आज उसी के कारण तेरे पापा बच गए, और तेरे बेटे ने सच नहीं बताया होता तो मैं आगे भी भ्रम में ही जीती कि तू हर मोड़ पर, हर मुसीबत में अपने माँ बाप का साथ देगी। अपने हाथ से सब कुछ जाते हुए देखकर रोते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ गलतफहमी हुई है, बस और कुछ नहीं। आशा जी ने कहा, अब तक गलतफहमी थी बेटा, आंखों पर ममता की पट्टी जो थी। तेरे पापा हमेशा कहते कि तू मेरी ममता, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है, पर मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा बोलकर उसकी तरफ पीट करके मनीषा से कहा, बहू चलो, चलकर देखते हैं तुम्हारे पापा को क्या चाहिए। सारिका माँ माँ कहकर आवाज दे रही थी, पर माँ ने पलटकर नहीं देखा क्योंकि आज उनकी ममता को ठेस पहुंची थी। साथियों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।